नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी। जब पोती ने अपने दादाजी को अंधेरी कोठरी में बंद देखा। प्रमोद जी उस छोटी सी कोठरी में बुखार से तिलमिला रहे थे। उनका पूरा बदन अंगारे जैसा तप रहा था। उनकी दोनों आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पास बैठा रामू लगातार उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रहा था। उसकी भी आंखें बार बार नम हो रही थी। कुछ ही दिनों में वह प्रमोद जी के काफी करीब आ गया था। जब से वह यहाँ आए थे तब से रामू उनकी खूब देखभाल करता, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। इस वक्त डॉक्टर को बुलाए तो कैसे बुलाए? अभी अभी यहाँ एक नई डॉक्टर आई है, तो रामू के पास उसका नंबर भी नहीं था। खैर, रामू लगातार ठंडे की पानी की पट्टियों से उनके हाथ पैर पोंछ रहा था ताकि उसके शरीर की तपन कम हो जाए और उसकी मेहनत रंग भी लाई। करीब 2 घंटे बाद प्रमोद जी का शरीर थोड़ा ठंडा हुआ और उनकी आंख लग गई। सुबह करीब 6 बजे थे। प्रमोद जी को रामू चाय बिस्किट खिला रहा था। रामू को अपना इतना ध्यान रखते देख प्रमोद जी की आंखें भर आई। बेटा, जरूर पिछले जन्म का तुमसे कोई नाता रहा होगा जो तुम इस जन्म में मेरी इतनी देखभाल और सेवा कर रहे हो। रामू नम आंखों से बोला। बाबूजी, आप तो जानते हो मैं एक अनाथ हूँ। मैंने कभी भी अपने माता पिता को नहीं देखा। आपके अंदर मुझे अपने बाबूजी की छवि दिखाई देती है और मुझे आपकी सेवा करके बड़ा सुकून मिलता है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अब आपकी तबीयत कैसी है अंकल जी? मुझे मैनेजर साहब का फोन गया था। प्रमोद जी ने जैसे ही अपना सर ऊपर की तरफ किया, प्रेरणा सामने अपने दादाजी को देख मानो ऐसे हो गई हो जैसे वह कोई पत्थर की मूर्ति हो। कुछ ही क्षण में उसकी आंखों से आंसू पतझड़ की तरह बहने लगे। उसके होंठ दादाजी बोलते हुए भी थरथरा रही थे। दूसरी तरफ प्रमोद जी की बूढ़ी आंखें अभी भी प्रेरणा को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उनकी भी गलती नहीं थी। प्रेरणा को उसके माता पिता ने उसके दादा दादी से जब दूर कर दिया था तब वह सिर्फ 15 साल की थी। प्रमोद जी के बेटे बहू ने उसे कॉलेज हॉस्टल के बाद विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था। अभी 3-4 दिन पहले ही उसकी ड्यूटी वृद्धाश्रम में लगी थी क्योंकि वह अपनी इंटर्नशिप वृद्धाश्रम से पूरा करना चाहती थी। प्रेरणा ने अपने दादाजी को देखते ही गले से लगा लिया। प्रमोद जी अभी भी भौचक्के थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दादाजी, मैं आपकी प्रेरणा। आप कैसे हैं दादाजी? और आप यहाँ कैसे आए? और मेरी चश्मिश दादी कहाँ हैं? प्रेरणा ने एक साथ ना जाने कितने सवाल पूछ डाले। अपनी पोती को डॉक्टर के कोट में सामने देख प्रमोद जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बिटिया, तू देख, तेरे दादाजी की आज कैसी हालत हो गई है कि वह अपनी पोती को भी नहीं पहचान पा रहे। दादाजी, पर आपकी यह हालत कैसे हुई? और दादी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। उनके साथ फिर से अपना मनपसंद पिज्जा बर्गर खाना है। देखना, इस बार आप दादी से नहीं जीत पाएंगे। इतना कहकर प्रेरणा अपने 10 साल पीछे अतीत में खो गई, जब वह अपने मम्मी पापा से छुप छुप कर दादा दादी के लिए नई नई चीजें लाती थी। अरे बेटा, तू भी यह क्या खाती रहती है? दादा दादी जी, क्या आपने कभी टू बर्गर खाया है? बहुत यम्मी होता है। चीज स्लाइस और उसके अंदर जो कुरकुरी टिक्की होती है ना, जिसे खाकर मजा आ जाता है। प्रेरणा ने अपनी जुबान पर जीभ फेरते हुए अपने दादा दादी जी से पूछा। चटोरी कहीं की, हर समय यही चटर पटर खाने को चाहिए होता है। तुझे घर का खाना खाने में जान निकलती है तेरी। प्रमोद जी ने हंसते हुए पोती की पीठ पर धूल जमाई। अरे धीरे बोलिए दादाजी, दीवारों के भी कान होते हैं। कहीं मम्मी को खबर लग गई तो मुझसे ज्यादा आप लोग डांट खाएंगे। मैं तो कहती हूँ आज आप दोनों भी मेरे साथ बर्गर खाना, मजा आ जाएगा खाकर। रहने दे बेटा, अभी तेरे मम्मा पापा को पता चलेगा तो बेकार में ही नाराज हो जाएंगे वो हमसे।
प्रमोद जी मायूस होते हुए बोले। मतलब मम्मा पापा की नाराजगी के डर से आप लोग नहीं खाना चाहते, लेकिन खाने का मन तो है। हाँ बेटा, खाने का मन तो है। तेरी दादी को यह बहुत पसंद है, पर तेरी मम्मा हमेशा डांट देती हैं कि बुढ़ापे में सिर्फ सादा खाना खाना चाहिए, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी, और जब तबीयत बिगड़ जाएगी तो हमें परेशानी हो जाएगी, बेफालतू में हमारा काम बढ़ जाएगा। सीमा जी मायूसी से बोली। अरे दादी, आज वह दोनों घर पर नहीं हैं। हम तीनों मिलकर बर्गर पार्टी करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। इतना कहकर प्रेरणा ने 3 बर्गर ऑर्डर कर दिए। थोड़ी देर में डोर बेल बजी तो प्रेरणा जल्दी से भागकर खोलने लगी, लेकिन देखा सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे। उनको देखते ही प्रेरणा का चेहरा उतर गया। वह तो यह सोचकर कि डिलीवरी बॉय आया होगा, बहुत खुशी खुशी भागती हुई आई थी। लेकिन यहाँ तो अरमानों पर पानी फिर गया। अब बर्गर तो नहीं खाने को मिलेगा और कसकर डांट पड़ेगी, वह अलग। उसे सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दादा दादी को आज फिर से सुनना पड़ेगा। प्रेरणा, जब तुम दरवाजा खोलने आई थी तो बड़ी खुश थी, लेकिन हमें देखते ही तुम्हें 440 वोट का झटका क्यों लग गया? तुम्हारा तो चेहरा ही लटक गया। कहते हुए वह दोनों अंदर आ गए और उन्हें देखकर प्रमोद जी और सीमा जी के चेहरे भी उतर गए। जब तक डोरबेल दोबारा धंधना उठी। अब तो डांट पक्की है, सोचकर तीनों ही सहम गए, क्योंकि बेटी को तो फिर भी कभी कभार यह सब खाने की छूट थी, लेकिन दोनों बुजुर्गों को तो उबले खाने के अलावा कुछ और देखने को ही नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी बहू से अच्छा खाने के लिए कहते कहते तरस जाते थे, लेकिन उन्हें उन दोनों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। बल्कि प्रमोद जी तो हमेशा से खाने पीने के शौकीन थे, और सीमा जी बनाने में, वह हर तरह का खाना बनाने में माहिर थी। पति के मुंह से कुछ निकला नहीं कि वह बनाकर हाजिर हो जाता था। नए प्रकार के व्यंजन बना बनाकर वह प्रमोद जी को खिलाती थी। बेटा भी उस वक्त तो माँ की पाक कला के गुण गाता नहीं थकता था, लेकिन बहू के आते ही उसने भी अपने रंग बदल लिए। जब तक प्रमोद जी के हाथ पैर चल रहे थे, तब तक वह अपना और सीमा जी का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन जब से वृद्धावस्था में बेटे बहू पर निर्भर हुए, तब से हर चीज पर प्रतिबंध लग गया। बेचारे दोनों को जैसे बेटा बहू देते चुपचाप खा लेते, लेकिन जब से पोती थोड़ी बड़ी हुई, वह कुछ भी चीज खाती अपने दादा दादी के साथ जरूर शेयर करती। जैसे ही दोबारा डोरबेल बजी तो उनकी बहू दरवाजा खोलने गई। सामने डिलीवरी बॉय को देखकर उसकी तोड़ी चढ़ गई और बोली, मम्मी पापा, आप लोग मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हैं। हम लोग घर पर नहीं थे तो यह सब चल रहा है। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं, जरा सा जवान पर नियंत्रण नहीं रख सकते आप लोग? जिंदगी भर तो मन भर खाया ही होगा। दुनिया भर के आप लोगों के खर्चे होते हैं, वही हम बड़ी मुश्किल से उठा पाते हैं। हाँ बेटा, जब अपने ऊपर निर्भर थे तो जिंदगी भर मन भर खूब खाया पिया, लेकिन आज बच्चों पर निर्भर हैं तो एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। तुम भी जरा एक हफ्ते एक ही जैसा खाना खाकर दिखा दो तो हम समझेंगे, पर तुम लोगों को तो रोज वैरायटी चाहिए। लेकिन हम बुजुर्ग हैं तो हमारी कोई इच्छा ही नहीं, सिर्फ इस वजह से कि हमें कुछ हुआ तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए ही तुमने हमारे खान पान पर प्रतिबंध लगा दिया। बचपन में बच्चों को तकलीफ होने पर माता पिता उनकी तकलीफ दूर करने का प्रयास करते हैं, उन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाते। तुमसे अच्छी तो यह पोती प्रेरणा है, कम से कम हमारी इच्छाएं तो समझती है। एक दिन अगर हम मर्जी का खा लेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। कल किसने देखा है, क्या पता आज सोए तो कल उठे ही ना। कहते हुए प्रमोद जी की आवाज भारी हो गई। उन्हें देखकर सीमा जी और प्रेरणा जी भी रोने लगे। दोनों पति पत्नी वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। प्रेरणा भी अपने दादा दादी की हालत पर रोती रही, और उस दिन से वह भी अपने मम्मी पापा से चिड़ी चिड़ी सी रहने लगी। तो प्रमोद जी के बेटे बहू ने जबरदस्ती प्रेरणा को हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया, यह कहकर कि अगर वह यहाँ रहेगी तो दादा दादी के साथ रहकर बिगड़ जाएगी। उस दिन प्रेरणा के साथ साथ प्रमोद जी और सीमा जी बहुत रोए थे।
प्रमोद जी के खांसने की आवाज़ से प्रेरणा ख्यालों से बाहर आई। दादाजी प्लीज़ बताइए ना, दादी कहाँ हैं? प्रमोद जी नम आंखों से बोले, बेटा तेरे जाने के बाद से हम खुद को बड़ा अकेला महसूस कर रहे थे। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बाहर टहल आता था, लेकिन तेरी दादी। अपने बेटे बहू की बेरुखी से उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब होने लगी और उन्होंने जल्द ही बिस्तर पकड़ लिया और फिर एक दिन वह हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़कर चली गई। तुम दोनों की जुदाई ने मुझे भी अंदर। फिर एक दिन बेटा बहू मुझे कहीं घुमाने के बहाने बाहर लेकर आए। बेटा यह कहाँ ले आए हो तुम मुझे? यह तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे गुरुद्वारे के दर्शन कराना चाहते हो। बहुत दिनों से मैं ही तुमसे बोल रहा था। फिर गाड़ी तुमने यहाँ क्यों रोक दी? प्रमोद जी ने वृद्धाश्रम को देखकर अपने बेटे अमित से पूछा। अमित बोला, पापा मैं आपको वृद्धाश्रम ही छोड़ने आया हूँ, आपको कोई गुरुद्वारे के दर्शन कराने नहीं आया हूँ। मगर यदि कल आपको बता देता कि आपको वृद्धाश्रम चलना है मेरे साथ, तो शायद आप आने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए आपको बिना बताए मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा। तो अमित की पत्नी कविता बोली, पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतरिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपकी ये बेफालतू की बातें सुने। आपको छोड़कर हमें मीटिंग में जाना है, ऑफिस में हमारा इंतजार हो रहा होगा। पहले ही आप दोनों ने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। प्रमोद जी गाड़ी में बैठे गिड़गिड़ाते हुए बोले, यह तुम लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे गुरुद्वारे के दर्शन कराने के बहाने तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर जा रहे हो। बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन में तुमने जो मांगा वह सब दिया। अपनी पाई पाई जोड़कर सब कुछ मैंने तुम्हारे भविष्य बनाने में लगा दिया था और अपने लिए कुछ नहीं सोचा, और तुम मेरे सगे बेटे होकर मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो। अमित गाड़ी में ही तेज आवाज में अपने पापा पर चिल्लाता हुआ बोला, पापा आपने ऐसा क्या कर दिया मेरे लिए? वह तो हर माँ बाप करते हैं, आपने कोई अनोखा नहीं किया है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। अब तो मोह माया छोड़ दीजिए, फिक्र मत कीजिए। मैं कभी कभी वक्त मिला करेगा तो आपसे मिलने आया करूँगा और कुछ ही दिनों में आपका यहाँ मन भी लग जाएगा। वैसे भी वृद्धाश्रम तो होते ही बुढ़ों के लिए हैं। प्रमोद जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा कुछ भी, बस मुझे तुम लोगों के साथ रहना है, मुझे अपने घर में रहना है, मुझे वापस ले चलो। प्रमोद जी बेटे के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले। तो कविता तुनकते हुए बोली, पापा जी कौन सा घर? अब वह घर आपका नहीं है, समझे आप? वह घर अब हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें आराम से जीने दीजिए। आप घर पर होते हैं तो हम खुलकर नहीं जी पाते, पूरे दिन घर पर पड़े रहते हैं। मैं ना ही अपनी सहेली के साथ किट्टी पार्टी कर पाती हूँ और ना ही अपने पसंद से रह पाती हूँ। अमित भी अपनी पत्नी की कही बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, पापा सही कह रही है आपकी बहू। आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो अपनी जिंदगी चैन से जीने दीजिए। अब हमें अपने घर में कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर है आप यहीं रहें। प्रमोद जी बोले, बेटा क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं? अमित गुस्से में कार से उतरकर पीछे वाली डिग्गी खोली और पापा का सामान नीचे उतारकर फेंक दिया और उनका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। जल्दी निकलिए पापा, आपका तो यह ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। आप तो फ्री हैं, लेकिन हमें तो काम होता है। प्रमोद जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सड़क पर खड़े खड़े आंसू बहा रहे थे। वह बेटा बहू को आवाज देते रहे, परंतु गाड़ी घुमाकर वहां से चले गए। कविता अपने पति की बाहों में बाहें डालती हुई बोली, अच्छा हुआ अमित, हमेशा के लिए बला टली। प्रमोद जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पल के लिए अंदर वृद्धाश्रम में चले गए। अंदर से रामू आया और उसने प्रमोद जी के हाथ से सामान ले लिया। रामू के सामने प्रमोद जी की आंसू छुप ना सके। वह बोला, बाबूजी रोइए मत, मुझे अपना बेटे जैसा समझिए और यहाँ आपके जैसे हजारों लोग हैं जिनको उनके बेटे बहुओं ने अपने ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। जब इस वृद्धाश्रम में रहकर इतने लोग खुश रह रहे हैं तो आप भी देखना, कुछ ही दिनों में आप भी खुश रहने लगेंगे। प्रमोद जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? मेरा नाम रामू है, मैं कई सालों से यहाँ आप जैसे लोगों की सेवा कर रहा हूँ।
मुझे बहुत दुख होता है और एक और बात सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है। उनसे पूछिए जिनके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। कहते कहते रामू की आंखें भर आई। खैर छोड़िए बाबूजी, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। अगले दिन रामू प्रमोद जी के लिए खाना लेकर आया तो देखा प्रमोद जी कमरे में पलंग पर बैठकर रो रहे थे और अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाए हुए थे। रामू ने उसकी चुप्पी और देखी ना गई और वह आखिर बोल ही पड़ा, बाबूजी आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात पूछूं, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? प्रमोद जी बोला, बेटा अब क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी माताजी अपनी पोती के जाने के गम में बीमार रहने लगी। एक दिन मैंने ही बहू को बोल दिया, बेटा तुम्हारी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे रोटी सब्जी नहीं खाई जा रही, हो सके तो उसके लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना दो। बस मेरा इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क पड़ी और कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइश सूझ रही है, कभी यह बना दो कभी वह बना दो। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आपकी पत्नी बीमार है तो मैं क्या करूँ? मुझ पर यह जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा भी पत्नी की तरह बोला और कहा, बाबूजी आप दोनों ने तो परेशान करके रख दिया। अरे पूरे दिन ऑफिस में काम करके आता हूँ और ऊपर से आप लोग उसे एक पल भी चैन से नहीं लेने देते। उससे आप लोगों के लिए अलग से कुछ नहीं बन पाएगा, जो भी है यही खाना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा परेशान किया तो तुम दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। यह सुनते ही प्रमोद जी चुप हो गए। वह बहू से बोले, मैं कुछ नहीं कहूँगा बहू, लेकिन इस हालत में हमें वृद्धाश्रम मत छोड़ो। उसके बाद बहू जो भी देती हम चुपचाप खा लेते, भले हमारा पेट साथ दे या ना दे, मगर उससे कुछ ना कहते। एक दिन मैंने बेटे से सीमा जी की दवाई के लिए पैसे मांगे तो बहुत कहने पर बेटा देने भी लगा, पर उसकी पत्नी ने उसके हाथ से पैसे छीन लिए और बोली, क्या जरूरत है इन पैसों की? अरे अब इस उम्र में हारी बीमारी तो लगी रहती है, कहाँ कहाँ तक हम इनका खर्चा उठाएंगे। प्रमोद जी बोले, बहू तुम्हारी सास को हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है तो रिक्शे के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। कविता बोली, पापा जी कोई जरूरत नहीं है इतनी दूर जाकर बढ़िया डॉक्टर से दिखाने की, यही पास के डॉक्टर को दिखाया कीजिए तो पैसे भी बच जाया करेंगे। अमित बोला, हाँ पापा सही कह रही है कविता। उस दिन से बेटे ने दवाई के लिए पैसे भी देने बंद कर दिए। हम दोनों चुपचाप जिंदगी गुजार बसर कर रहे थे, साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि यह भगवान हम दोनों को जल्दी उठा ले। लेकिन भगवान ने सिर्फ मेरी सीमा जी को मुझसे अलग कर दिया। मुझे बेसहारा छोड़कर वह इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा, लेकिन उनके अकेलेपन से बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आए दिन घर में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करते रहते और प्रमोद जी को उनके कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देते थे। उस दिन भी वह छोटे से कमरे में पड़े थे, मगर उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। उनका दम सा घुटने लगा था। बाहर पार्टी चल रही थी, इसलिए बाहर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद बेटे बहू ने दरवाज़ा खोला और उन्हें जोर से डांट लगाते हुए दोबारा कमरे में बंद कर दिया। पापा जी ज़्यादा मूड खराब मत किया कीजिए, वरना वह दिन दूर नहीं। प्रमोद जी बहुत देर तक हाँफते रहे, मगर दोनों को उनकी हालत दिखाई नहीं दी और उन्होंने अनदेखा कर पार्टी दोबारा शुरू करने चले गए। और आज बेटा बहू मुझे गुरुद्वारा के दर्शन कराने के बहाने मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। प्रमोद जी की दुख भरी कहानी सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू बोला, बाबूजी आप क्यों उन लोगों के साथ वापस जाना चाहते हैं जब वह लोग आपको अपने साथ रखना ही नहीं चाहते? यहाँ कम से कम आपका अपने हम उम्र लोगों के साथ दिल तो बहला रहेगा। प्रमोद जी बोले, रामू बेटा उस घर से मेरी यह बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तुम्हारी माता जी की, मेरे बचपन की, सीमा जी की यादों के सहारे मैं उस घर में अपना वक्त गुजार लेना चाहता था और यह मेरी अंतिम इच्छा थी कि मेरे ही घर से मेरी अर्थी निकले। लेकिन बेटे बहू से मेरा कुछ दिनों का जीवन भी नहीं देखा गया। बाबा जी आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ।
रामू ने प्रमोद जी के अपने अंगोछे से आंसू पूछे। उन्होंने पास मेज पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगा दी। समय बीतने लगा। रामू धीरे धीरे प्रमोद जी का मन बांटने लगा, तो उनका भी वृद्धाश्रम में मन लगने लगा था। हाँ, पर उन्हें अपने घर की बहुत याद आती थी। उनके घर के आसपास रहने वाले मित्र उन्हें बहुत याद आते थे। कैसे सुबह सारे लोग सैर सपाटे के लिए जाते और शाम होते ही सोसाइटी की बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। वह सब प्रमोद जी को बहुत याद आता। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती और कभी कभी वह बहुत उदास हो जाते, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती। रामू चाह कर भी उनकी यह कमी दूर नहीं कर पाता, और वैसे भी एक पत्नी की जगह कोई और नहीं ले सकता। इसी कारण आज रात को उन्हें तेज बुखार आ गया। अपने दादाजी की कहानी सुन प्रेरणा की आंखें भर आई। उसे आज अपने माँ बाप से नफरत होने लगी थी। प्रेरणा बोली, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती अब वापस आ गई है और आज उसमें इतनी हिम्मत है कि वह आपके लिए लड़ भी सकती है, चाहे सामने मेरे माता पिता ही क्यों ना हों। प्रेरणा ने अपने दादाजी के आंसू पूछे और अपनी दोस्त अंजलि को फ़ोन किया, जो कि पेशे से वकील है। और दूसरे ही दिन अंजलि ने प्रेरणा के कहने पर अपने मम्मी पापा को नोटिस भेज दिया। नोटिस देखकर अमित और उसकी पत्नी के पैरों तले की जमीन खिसक गई कि घर खाली करने का नोटिस आया है। तो उसकी पत्नी गुस्से में बोली, अमित तुम भी बुद्धू ही रहोगे। पापा जी को वृद्धाश्रम छोड़ने से पहले यह तो कर लेते कि घर का लोन उन्होंने ही पूरा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अमित बोला, घर का लोन तो पूरा भरा जा चुका है। तो कविता बोली, फिर पता नहीं यह घर खाली करने का नोटिस क्यों आया है। अभी के अभी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें नोटिस भेजा है। उन्हें तब तक पता नहीं था कि यह प्रेरणा की दोस्त है। अमित और कविता सीधे अंजलि के घर पहुंचकर तहस में बोले, यह घर खाली करने का नोटिस क्यों भेजा है? हम इस घर के मालिक हैं। अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? अंदर से आते प्रेरणा और प्रमोद जी को देख ऐसे हो गए जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें प्रमोद जी को देखकर इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी कि अपनी बेटी प्रेरणा को देखकर हो रही थी। बेटा तुम यहाँ कैसे? खबरदार पापा, अगर मुझे बेटा कहकर बुलाया तो मुझे सब पता चल चुका था। अमित प्रमोद जी से बोला, पापा आप ही बताइए इस घर का असली हकदार कौन है? आखिर उस घर पर मेरा भी तो उतना ही अधिकार है जितना आपका था। प्रमोद जी बोले, तुम असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, और बहू तुम्हें हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखा। मगर तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जिस उम्र में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी औलाद के सहारे की होती है, उसी उम्र में तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। अंजलि बोली, अंकल जी, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दे तो उनके प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं रहता। इतना सुनते ही अमित और कविता दोनों प्रमोद जी से माफ़ी मांगने लगे और बोले, पापा जी हमें माफ़ कर दीजिए, आप अपने घर चलिए, हमारे साथ रहिए, मगर हमें घर से मत निकालिए। तो प्रेरणा गुस्से में बोली, मम्मी पापा अपना यह नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को यूं घर से निकाल दे, ऐसे बच्चों को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। प्रमोद जी को प्रेरणा और अंजलि ने हौसला दिया, जिससे प्रमोद जी में वापस आत्मसम्मान लौट आया था और वह बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही अब तुम्हें दोनों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद जी को खोया हुआ सम्मान वापस लौट आया था। प्रमोद जी बोले, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अमित और कविता दोनों बहुत गिड़गिड़ाए, मगर जैसे उन्होंने उस दिन प्रमोद जी की नहीं सुनी थी, आज प्रमोद जी ने भी उन दोनों की तरफ से मुंह फेर लिया था। प्रेरणा अपने जाते हुए माता पिता से बोली, दादाजी ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मम्मी पापा, आज के बाद आपकी कोई बेटी नहीं है। ध्यान रखना, जिस तरह से आपने दादाजी को छोड़ दिया था, आज मैं आप दोनों को छोड़ती हूँ। और आज मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ।
जिसे डांटकर आप मुझे मेरे दादाजी से दूर कर देंगे। अपनी बेटी का फैसला सुन दोनों अपनी आंखों में प्रायश्चित के आंसू ले वहां से चुपचाप निकल गए। प्रेरणा ने अपनी काबिलियत से कुछ ही दिनों में एक फ्लैट खरीदा और अपने दादाजी को वहां लेकर गई। प्रमोद जी पोती के साथ पाकर धीरे धीरे फिर से खुश रहने लगे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पोती के नाम कर दी। एक दिन वह वृद्धाश्रम गए जहां उन्होंने सबसे मुलाकात की। रामू आज प्रमोद जी को खुश देखकर बहुत खुश था। प्रमोद जी ने रामू को गले से लगाया और उसे एक दुकान की चाबी और कुछ पैसे उसके हाथ में पकड़ा दिए। बाबूजी, ये नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, इसे इस बूढ़े पिता की तरफ से तोहफा समझकर रख लो। अच्छा, जब भी मन करे इस बूढ़े से मिलने आ जाया करना। हाँ बाबूजी, जरूर। इतना कहकर वह वहां से चले गए। दोस्तों, माता पिता अपनी पाई पाई जोड़कर बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें एक काबिल इंसान बनाते हैं। मगर जब वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं तो ऐसे बच्चों से तो निसंतान रहना अच्छा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।